अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी इससे फ़ायदा हो। थोड़ी सी चंद असूलों कवानीन के बारे में बात करेंगे और उनके ऊपर जो है वो हम रोशनी डालेंगे। बवासीरी मादा जो है ये बेसिकली क्या होता है, जिस वक़्त भी हमारे जिस्म के अंदर कोई सा भी जहर पैदा होता है उसके असरात, उसकी अलामतें हमारे सर से लेकर पाँव तक जो होती हैं वो ज़ाहिर होती हैं। अब बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो बवासीरी मादे की भी है कि जिस वक़्त ये किसी हमारे जिस्म के अंदर ही पैदा होता है तो सर से लेकर पाँव तक इसकी असरात और इसकी अलामतें जो हैं वो देखने में आती हैं। और स्पेशली जो है वो मकद और जो है वो यूट्रस वगैरह के अंदर इसकी अलामात वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है। अब जहर जो है इसके बॉडी के अंदर पैदा होने की 2 से 3 सूरतें होती हैं। सबसे पहली सूरत तो ये होती है कि जिस वक़्त भी कोई जहर हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो असर करता है तो जो हमारी वाइटल फोर्स होती है, जो हमारी साथ क़ुव्वत मुदब्बरा बदन होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो उससे फ़ाइट करती है उससे। और जिस वक़्त वो उस पर गालिब आ जाती है तो मर्ज़ दूर हो जाता है। लेकिन जिस वक़्त जो है वो ये कमज़ोर पड़ना शुरू होती है तो क्या होता है कि फिर इन जहरों का असर हमारे ब्लड में और हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होने लगता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे आज़ा का बिगाड़ है। दूसरी सूरत के अंदर ये होता है कि किसी भी इंसान के जिस्म से जहर जो है वो किसी दूसरे इंसान के जिस्म के ऊपर या कोई से भी जरासीम किसी दूसरे इंसान के जिस्म के ऊपर असरअंदाज होने लगते हैं, जिसको कि हम छूत की बीमारी कहते हैं, जो एक से दूसरे को लगने लगते हैं। और थर्ड जो इसकी सूरत होती है उसमें क्या होता है कि एक इंसान के जिस्म के अंदर कोई जहर पाया जा रहा होता है, उसका असर पाया जा रहा होता है, वो आगे उसकी औलाद में और फिर आगे से आगे ट्रांसफ़र होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं कि ये उसका विरासती असर होता है। तो ये 2-3 टाइप्स जो सी होती हैं ये जहरों के असरअंदाज होने की होती हैं। और जहरों के मुताल्लिक एक उसूल और कायदा जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जिस वक़्त भी हमारे जिस्म के अंदर कोई एक जहर जो होता है ये एक्टिव होता है तो कोई भी दूसरा जहर जो है, जब तक वो पहला जहर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, दूसरा जहर जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्या होता है कि दूसरा जहर उस वक़्त असरअंदाज हो सकता है जबकि पहला जहर का असर जो है वो बातिल हो गया, या जो दूसरा जहर है वो पहले वाले से मिक़दार के अंदर भी ज़्यादा हो, या फिर जो है वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो तो वो उसके असरात को बातिल कर दे या कमज़ोर कर दे। और साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कानून मुफरद आज़ा की थ्योरी और इसके नज़रिए को जो है वो पेश किया है, अल्लाह ताला उनके ऊपर बेशुमार रहमतें नाजिल करें। उन्होंने जो है वो इस तिब को इस कदर आसान बना दिया और इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा दिया इलाज करना, मर्ज़ को समझना, उसको डायग्नोस करना। किसी भी तिब के अंदर इस चीज़ को इतनी आसानी के साथ जो है वो नहीं समझाया गया कि जैसे साबिर साहब ने क्या इरशाद फरमाया था कि क्या होता है कि दर हकीकत इन जहरों का पैदा होना भी इंसान के जिस्म के लिए फ़ायदा मंद है कि इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जिस्म से बहुत से अमराज जो हैं वो खुद ब खुद से इन जहरों के पैदा होने से दूर हो जाते हैं। तो ये जो है वो नज़रिया मुफरद आज़ा की एक ख़ूबी है।
तो जैसा कि ज़हर जौन सा होता है, जब एक ज़हर हमारी बॉडी के अंदर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर बवासीरी ज़हर है, तो उस वक़्त तक कोई सा भी आशकी मादा या दूसरा ज़हर जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर असर अंदाज जो है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, एक कायदा और कुलिया है कि जब भी कोई से दो ज़हर आपस में मिलते हैं, अब वो जो है वो एसिड हो और सॉल्ट हो, एसिड और सॉल्ट आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे कि ये दोनों अपने असरात को कमज़ोर कर देंगे, बातिल कर देंगे, इनके असरात ख़त्म हो जाएंगे, ये अल्कली में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जो नया बनने वाला जहर होगा उसके असरात और उसके ख़वास इनसे बिल्कुल चेंज होंगे। इसी तरह से अगर सॉल्ट और अल्कली आपस में मिलते हैं तो ये क्या होंगे कि ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ये दो जहर आपस में मिलेंगे तो ये एक नई उसके अंदर चले जाएंगे, एक नए असरात रखेंगे और पहले के असरात को कमज़ोर और बातिल कर देंगे। शर्त क्या है कि जो नया आने वाला जहर है वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो, और पहले जहर का असर जो है उस सूरत में सिर्फ बॉडी में कायम रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हमारे ब्लड का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जो नया आने वाला जहर होता है ये क्या होता है, ये जो है ये अभी सिर्फ उज़वी हालत के अंदर है, ठीक है। तो इसने हमारे जो है ये ब्लड के अंदर अभी सरायत जो है वो नहीं की, तो इसके असरात और ख़वास उस तरह से जो है वो नहीं होंगे। तो जस्ट सिर्फ एक ये सूरत है जिसके अंदर पहला जहर जो है वो गालिब रहेगा। तो ये जो है वो जहरों के मुतल्लिक एक कायदा और कुलिया था जो मैंने यहाँ पर आपसे मुख्तसरन बयान किया। आगे हम लोग अपने असल टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं कि बवासीर जो है वो असल में क्या है और ये क्यों होती है। तो बवासीर का लफ्ज़ जो है वो बासूर से निकला है, जिसका मीनिंग है मवाद का बहना। अब इसके अंदर क्या होता है कि मकत के मकाम के ऊपर जो है वो मस्से बनते हैं और मस्सों से जो है वो खून वग़ैरह बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको बवासीर बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको पाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मकत के मकाम पर उसकी जौन सी उरूक हैं उनके धानों पर मुख्तलिफ़ शक्लों के यानी जहर की खिफ़त और शिद्दत के अकॉर्डिंग जो है वो मस्से बनना शुरू होते हैं, जो कभी साइज़ में छोटे हो सकते हैं या साइज़ में बड़े हो सकते हैं, उनमें तकलीफ़ कम ज़्यादा हो सकती है। तो वो सब डिपेंड करता है मर्ज़ की नौइयत पर, उसकी कैफियत पर। अब ये मस्से जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। उसमें बाज़ जो हैं वो छोटे साइज़ में होंगे, यानी मसूर की शक्ल के, या फिर जो है वो अंगूर की शक्ल के, या फिर खजूर की शक्ल के, या फिर शहतूत की शक्ल के। तो इसकी जो है वो डिफ़रेंट टाइप्स हो सकती हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि ये जो मस्से बनते हैं इनके बनने का असल में जौन सा सबब होता है वो गलीज़ गाढ़ा खून है, यानी वो बवासीरी मादा है जो कि खून के अंदर पाया जा रहा है, जिसका यानी ये सबब बनता है इस बवासीर को बनाने का। और जब ये बवासीर बनती है तो फिर आगे से ये मस्से बनते हैं और उसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो बवासीर जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, जिसको एक को हम खूनी बवासीर कहते हैं और दूसरे को हम बादी बवासीर कहते हैं। खूनी बवासीर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मस्से ज़रूर बनते हैं और उनके अंदर स्टार्ट में तो अगर कंडीशन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती बुरी, तो क्या होता है कि मकत के मकाम के ऊपर ख़ारिश होती है, बोझ महसूस होता है। लेकिन जिस वक़्त जो है वो मर्ज़ ज़रा शिद्दत इख्तियार करता है और वहाँ पर इरिटेशन और सोजिश वगैरह पाई जाती है, वरम बनने लगता है, तो फिर जो है ये क्या होता है, इसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये ब्लीडिंग जौन सी होती है ये स्टूल पास करने से पहले और आखिर में होती है, और ऐसा बहुत कम होता है कि ये स्टूल के साथ मिली जुली हो। तो इसकी कंडीशन में जो होता है वो फ़र्क होता है। तो ये होती है खूनी बवासीर, ठीक है। अच्छा जी, जो बादी बवासीर होता है जिसको हम रीही बवासीर भी बोलते हैं, इसके अंदर जो है अमूमन कहा जाता है कि मस्से नहीं होते, लेकिन अगर होते भी हैं तो वो बिल्कुल महसूस ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जौन सी नफ़ख होती है, जो गैस होती है, जो री होती है, वो जिस्म के अंदर पाई जा रही होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। और ये री जौन सी होती है ये जिस्म के अंदर रहती है मुख्तलिफ़ जगहों पर और ये आसानी से ख़ारिज नहीं होती, जिसकी वजह से कभी
जो है वो शोल्डर्स में पेन कर देती है, कभी पेट में, कभी कमर में या सर में और दिल की तरफ, इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे, क्योंकि वो री जो है वो जहाँ जहाँ पाई जाएगी और जिस्म से खारिज नहीं होगी तो वो क्या होगी, फिर वो तकलीफ़ का बाइस ही बनेगी। तो ये दो तरह की बवासीर है, यानी एक है खूनी बवासीर और एक है बादी बवासीर। तो असल में दिल और उज़लात के जब अफ़आल के अंदर क्या होता है, तेज़ी आना शुरू होती है, उसकी वजह से जो एक रतूबत पैदा होती है और उस रतूबत की ज़्यादती और उसके अंदर बाद में जो है वो उस मवाद के मुताफ़िन होने से जो मादा पैदा होता है जिसको हम लोग बवासीरी मादा कहते हैं, तो यही जो है वो बवासीर का असल में रीज़न बनता है, जिसकी वजह से जो है वो बवासीर होती है। और आम तौर पर ये उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, तेज़ मिर्च मसाले और बाज़ार के खाने खाते हैं, ठीक है, या ऐसे मिजाज की चीज़ें जिनका मिजाज जो होता है वो ज़्यादातर ड्राई होता है, ठीक है, या किसी का गर्म होता है, इस टाइप की चीज़ें खाने से जो है इन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर तो एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाता है, अपने खाने को बेहतर कर लेते हैं, बाज़ारी खाना बंद कर लेते हैं और जो है वो बताई गई तदाबीर पर अमल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा इस प्रॉब्लम के बढ़ने से इसको जो है वो रोका जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो बवासीरी मादा जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है तो क्या अलामतें होती है, जिस्म के अक्सर ऑर्गन्स पर इसके असरात होंगे, जिस तरह से जो है वो बवासीरुल अनफ होती है, ठीक है, यानी नोज़ जो होगा वो भी ड्राई होगा, अगर कफ़ होगी तो वो ड्राई कफ़ होगी, जिस्म के अंदर क्या होगा, बोझ होगा, घबराहट होगी और दिल की तरफ जो है वो दिल की धड़कन कभी तेज़ महसूस हो सकती है, वहाँ पर बोझ और दबाव महसूस हो सकता है। और जो है वो बॉडी के ऊपर अगर देखें तो स्किन के ऊपर ड्राइनेस का असर जो होगा वो नुमायाँ होगा। तो ये बवासीरी मादे की मतलब अक्सर सिम्टम्स हैं जो मैंने आपके सामने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा जो है जो ख़ास बवासीर का मरीज़ होगा, यानी जिसको बवासीर हुई है, तो उसके अंदर इसके अलावा क्या अलामतें होंगी कि ऐसा मरीज़ जो होगा वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकेगा, वो लेटने को ज़्यादा तरजीह देगा, इसलिए कि मस्सों की वजह से उसको उठने बैठने में और जो है वो दिक्कत महसूस करता है, क्योंकि इन मस्सों के अंदर जब ये मादा जो है वो बढ़ जाता है, भर जाता है इसके अंदर, तो उसको उठने बैठने में तकलीफ़ महसूस होती है। और जिस वक्त उसको स्टूल पास हो जाता है या ये मस्से जो होते हैं वो ब्लीड आउट हो जाते हैं, इनमें से ब्लीडिंग हो जाती है और वो खाली हो जाते हैं, तो फिर वो कुछ देर के लिए रिलीफ़ महसूस करता है। तो इस तरह की अलामतें जो हैं वो इन मरीज़ों के अंदर पाई जाती हैं। तो आगे हम थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि ऐसा मरीज़ जो है वो उसको अपने ग़िज़ाई इलाज के अंदर, क्योंकि आपको पता है कानून मुफरद आज़ा के अंदर हम सबसे पहले जिस चीज़ को हमें फ़ोकस करना चाहिए या हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारी डाइट है, क्योंकि डाइट ही असल इलाज है। बाकी इलाज जो है वो इसके बाद आता है। सबसे पहले हम अपनी ग़िज़ा को ठीक करेंगे। तो ऐसा मरीज़ जो है वो अपने खाने के अंदर देसी घी, मक्खन और इस तरह की जो है वो इसका इस्तेमाल करे। इसके अलावा आम कुकिंग ऑयल जो है वो बंद कर दे। इसके अलावा अंजीर जो है वो इसका बवासीर के मरीज़ के लिए इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अंजीर की कसम खाकर इसके फ़वाइद को जो है वो बयान किया, तो इंशाल्लाह इसमें हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अलावा तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंजीर के बेशुमार फ़वाइद बयान किए हैं, यानी कि ये आंतों की खुश्की को दूर करती है और इनके अंदर जो है वो तरी पैदा करती है, कब्ज़ के मसले को दूर करती है। बवासीर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा है, पेट के अमराज के लिए। तो बवासीर को आप रात को जो है वो पानी के अंदर ताक अदद में 3, 5, 7 दाने जो हैं वो भिगोकर सुबह इसका पानी पी सकते हैं और इसके दाने जो हैं वो इसको आप लोग निहार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हल्दी वाला दूध, इसके बेशुमार जो हैं वो फ़वाइद हैं। और ये तो तमाम तर मैंने आपको ग़िज़ाई इलाज बताया कि किन चीज़ों से एहतियात करनी है और क्या चीज़ें जो हैं वो खाने में ज़्यादा लेनी है। तो ताज़ा खजूरें और अंजीर और हल्दी वाला दूध, इस तरह की चीज़ों को अपनी ग़िज़ा के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करें। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ये पेशेंट को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके मसले को और ज़्यादा जो है वो स्वेयर कर देती है, ठीक है।
अब हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं इसके दवाई इलाज के बारे में कि हम ऐसे मरीज़ को क्या दवा जो है वो बताते हैं। तो ऐसा मरीज़ जिसको कि बवासीर बादी हो और उसको जो है वो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो हब्बे बवासीर है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि तुम्मा, गंधक और राई हम वज़न लेकर इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लीजिए। और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या होगी वो हमेशा जो है मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो पेशेंट की एज और उसके मर्ज़ की शिद्दत खिफ़त की उसकी नौयत क्या है और मरीज़ का वज़न कितना है और उसकी एज कितनी है, उसके मुताबिक उतने mg's में उसको जो है वो दिया जा सकता है। तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम के लिए हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो सी चीज़ है कि खूनी बवासीर, इन ऐसा पेशेंट जिसके मस्सों में से जो है वो ब्लीडिंग भी होती है, तो उसके अंदर भी वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर कि उसकी कंडीशन जो है वो क्या है। उसके मुताबिक जो है सम टाइम तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि फ़ौरी तौर पर उसके खून को जो है वो उसको बंद करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। तो अगर खून किसी सूरत में बंद ना हो रहा हो तो जो हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ इसका सफ़ूफ़ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। ब्लीडिंग जो होती है वो पेशेंट की फ़ौरी तौर पर जो है वो रुक जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो आप लोग हब्बे बवासीर का एक नुस्खा है जो कि तैयार किया जा सकता है और उसके अंदर भी जो है वो गंधक है, काली मिर्च है और इसके साथ जो है वो रसौंत है और जो है वो मगज़ नीम है, तुख्म नीम है। इसको जो है वो इसका भी सफ़ूफ़ तैयार करके इसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। लेकिन मिक़दार ख़ुराक क्या होगी उसके लिए आपको जो है वो अच्छे से तबीब से मशवरा करके अपनी कंडीशन, अपनी हिस्ट्री सारी बताकर उसके बाद कोई सा भी दवाई इलाज किया करें। और ग़िज़ाई इलाज के लिए भी बेहतर ये है कि सबसे पहले अपनी अच्छे तरीके से डायग्नोजिंग करवा कर फिर जो है वो उसका इलाज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आप लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होगा। और आखिर में फिर कहती चलूँ कि आप लोग मेरे लेक्चर को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर बात है लेक्चर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ायदे के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।